कैसे इस क्राइसिस में अपने आप को आगे इन सारी चीज़ों को एड्रेस किया है, इसको बहुत तफसील से, बहुत डिटेल में माननीय मंत्री जी ने रखा है। जो ऑपोजिशन की तरफ से एनर्जी के बारे में भी प्रश्न था, उसका भी उन्होंने उस पर प्रकाश डाला है और बताया है कि सरकार किस तरीके से सारी चीज़ों पर सजग भी है, एक्टिव भी है, एड्रेस भी कर रही है और उन सभी समस्याओं के साथ आगे बढ़ कर के भारत की जनता को और भारत की आवश्यकता को ध्यान में रख करके हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि विपक्ष का जो व्यवहार है वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना और यह निंदनीय भी है। इसको जितनी निंदा की जाए वो कम है। इनका इंटरेस्ट न देश में है, न इनका इंटरेस्ट डिबेट में है, इनका इंटरेस्ट एनार्की पैदा करने में है। आज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को आपने 176 के तहत बोलने का मौका दिया। उन्होंने सब्जेक्ट छोड़ करके मैटर पर शुरू कर दिया चर्चा करना। उनको यह मालूम है और था कि विदेश मंत्री जी ने विस्तृत रूप से इन सारी चीजों की चर्चा करनी है, लेकिन उन्होंने अपने तरफ से सारी चीजों को डिटेल में रखना शुरू किया और आपने रूलिंग दी कि आई विल कम बैक टू यू ऑन दिस मैटर एंड आई विल गिव अ थॉट और इस पर डिस्कशन के लिए करेंगे। इनका इंटरेस्ट कभी भी चर्चा में नहीं रहा है। इनका इंटरेस्ट अच्छा नहीं लगेगा लेकिन हुड़दंग मचाने में है, हुलिगनिज्म है। और मैं उदाहरण के साथ आपको बताना चाहता हूं इस हाउस में इनका रोल क्या है। इन्होंने बहुत हल्ला किया एसआईआर के बारे में। आपने इलेक्शन रिफॉर्म्स, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में चर्चा का मौका दिया। 9 और 10 दिसंबर 2025 को चर्चा हुई। लगभग 18 घंटे चर्चा चली और दुख की बात यह है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बाद इस सारी चर्चा में यह वॉकआउट कर गए जब हमारे तरफ से जवाब देने की बारी आई। उसी तरीके से जब स्पेशल डिस्कशन रिगार्डिंग द इंडियाज एस्ट्रोनॉट अब्रॉड इन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एंड क्रिटिकल रोल ऑफ द स्पेस प्रोग्राम विकसित भारत 2047 पर चर्चा हो रही थी 18 अगस्त 2025 को, तो ऑपोजिशन ने इस चर्चा में भाग लेने से अपने आप को अलग रखा। मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि इनका रिकॉर्ड आपको सामने रखना चाहता हूं। इन्होंने बहुत हल्ला किया, ऑपरेशन सिंदूर, जरा चर्चा करो, पहलगाम का अटैक। 16 घंटे डिबेट चली और जब गृह मंत्री जी ने जवाब देने की बारी आई तो यह विपक्ष वॉकआउट करके चला गया। यह इनका रिकॉर्ड है, इसको हमको ध्यान रखना चाहिए। उसी तरीके से वक्फ बिल पर जब जेपीसी की रिपोर्ट यहां रखी गई तो उस समय भी इन्होंने लोकसभा में वॉकआउट किया। यानी कोई भी जो भी देश के इंटरेस्ट में काम होता है उसमें इनका 2025 के बजट के बाद, डिबेट के बाद जब निर्मला जी खड़ी हुई तब भी इन्होंने वॉकआउट किया और इस समय भी 2026-27 के बजट पर जब निर्मला जी खड़ी हुई इन्होंने सबको सुना और जब जवाब देने की बारी आई तो ऑपोजिशन वॉकआउट करके चला गया। यह इनका कच्चा चिट्ठा है, इसको हमको याद रखना चाहिए। इनका कोई इंटरेस्ट देश में नहीं है, इनका कोई इंटरेस्ट भारत के लोगों के विकास में नहीं है, इनका कोई इंटरेस्ट विकसित भारत में नहीं है, इनका कोई इंटरेस्ट आत्मनिर्भर भारत में नहीं है, इनका कोई इंटरेस्ट देश आगे बढ़े इसमें नहीं है। इनका इंटरेस्ट राजनीति करके अपनी ओछी राजनीति को आगे बढ़ाने का है, जो मोदी जी के नेतृत्व में कभी संभव नहीं होगा। वहीं बैठे रहोगे और घटते चले जाओगे, ये ध्यान में रखें। Now matters rise with permission. Srimati Rekha Sharma ji. Thank you, Honorable Chairman, sir, for letting me speak on this important issue regarding train number 09639/09640 Madar Ajmer Rohtak Special, presently operated as special service between Rajasthan and Haryana. This train provides crucial direct rail connectivity between Ajmer in Rajasthan and key districts in Haryana, including Rewari, Narnaul, Jhajjar and Rohtak.
It is extensively used by daily commuters like students, employees, traders, and pilgrims traveling to prominent religious destination in Rajasthan. However, sir, due to its operation under special category, passengers face uncertainty regarding its long-term continuity and reservation facility remains limited. In the absence of permanent daily service on this route, passengers are often compelled to change multiple trains, leading to increased travel time, inconvenience, and financial burden. The consistent demand, high occupancy levels, and strategic interstate importance clearly justify the conversion of this service into permanent daily train. Therefore, I urge the government to permanently convert train number 09639/09640 into daily intercity superfast express with suitable LHB rake composition, ensuring adequate general second sitting, sleeper and AC chair car coaches to meet passenger demand. This step will significantly strengthen regional connectivity between Haryana and Rajasthan, facilitate educational, commercial and religious travel, and enhance railway revenue. I request Honorable Minister of Railways to take immediate and favorable action in this matter. Thank you, sir. श्रीमान रामलाल सुमन जी, श्रीमान अशोक राव संगर राव चौहान जी। आदरणीय सभापति महोदय जी, नांदेड़ और लातूर महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र के दो महत्वपूर्ण शहर हैं। ये शहर मराठवाड़ा के साथ साथ कर्नाटक और तेलंगाना के कई जिलों के लिए कृषि, शिक्षा और व्यापार के बड़े केंद्र हैं। लेकिन इन दोनों शहरों के बीच अभी तक सीधी रेल मार्ग नहीं है। अभी नांदेड़ से लातूर जाने के लिए ट्रेन परभणी परली के रास्ते से जाती है। इस मार्ग की दूरी लगभग 212 किलोमीटर है और यात्रा में करीब 6 घंटे लगते हैं, जबकि नांदेड़ और लातूर के बीच सड़क मार्ग अगर जाएंगे तो लगभग 144 किलोमीटर है। इसलिए इस मार्ग पर अधिकतर यात्री और माल परिवहन सड़क से ही होता है। इसी कारण नांदेड़ और लातूर के बीच सीधी रेल लाइन बनाना बहुत ज़रूरी है। इस संबंध में प्राथमिक अध्ययन किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार दोनों शहरों के बीच नई रेल लाइन की लंबाई लगभग 104 किलोमीटर होगी और यह दूरी लगभग 1.25 घंटे तक में तय की जा सकती है। महाराष्ट्र सरकार ने इस परियोजना के खर्च में हिस्सा मतलब 50% कंट्रीब्यूशन देने का फैसला पहले से कर लिया है। राज्य सरकार ने इस परियोजना का प्रस्ताव रेल मंत्रालय को भेज दिया है और इस परियोजना का फाइनल लोकेशन सर्वे भी हाल में पूरा हो गया है। अगर केंद्र सरकार इस रेल लाइन के मंजूरी देती है तो इससे केवल नांदेड़ और लातूर के बीच ही नहीं दूरी कम हो जाएगी, बल्कि महाराष्ट्र के पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ इन तीनों क्षेत्रों के बीच रेल संपर्क भी बेहतर होगा। यह एक महत्वपूर्ण मिसिंग लिंक है। इससे नागपुर और मीरठ जैसे बड़े जंक्शन के बीच की दूरी लगभग 991 किलोमीटर से घटकर करीब 807 किलोमीटर रह जाएगी, यानी कि लगभग 184 किलोमीटर कम हो जाएगी। इस रेल लाइन के बनने से विदर्भ, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बिलासपुर और जबलपुर जैसे शहरों को पश्चिमी तट की ओर जाने के लिए छोटा और सुविधाजनक रेल मार्ग मिलेगा। इसलिए मेरे केंद्र सरकार से विनम्र अनुरोध है कि इस महत्वपूर्ण परियोजना को जल्द से जल्द मंजूरी दी जाए। धन्यवाद। श्रीमती रजनी अशोक राव पाटिल जी, डॉक्टर मेहता विश्राम कुलकर्णी जी। माननीय सभापति महोदय, मैं इस शून्यकाल के माध्यम से देश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं की समस्या की ओर आपका और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार देश में 2024 में 1,80,000 से भी ज़्यादा लोगों की सड़क दुर्घटना की वजह से मृत्यु हुई है। महाराष्ट्र में 2024 में 36,000 सड़क दुर्घटनाओं में 15,400 लोगों की मृत्यु हुई। पुणे में पुणे पुलिसों के आंकड़ों के अनुसार 1404 सड़क दुर्घटना में 320 लोगों की मृत्यु हुई और 1320 लोग घायल हुए।
यह स्थिति जो है ये स्पष्टता से गंभीरता दर्शाती है। इन रोड एक्सीडेंट्स में 60% पीड़ित या बाधित 18 से 34 साल की आयु के हैं, जो देश की सबसे उत्पादक और ऊर्जावान आबादी का प्रतिनिधित्व करती है। सड़क दुर्घटना की मृत्यु के कारणों में तेज गति, लापरवाही, नशे में गाड़ी चलाना, ट्रांसपोर्ट के बड़े व्हीकल्स की 15 साल की आयु खत्म होने के बाद भी वो गाड़ियां सड़क में उपयोग में लाना, ऐसे कई कारणों के साथ ही नए ट्रेंड में रील चलाना और फोटोशूट करना जिससे ध्यान भंग हो जाता है, ऐसे भी कारणों का समावेश है। मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत नशे में वाहन चलाना लापरवाही और दंडनीय अपराध है। तथापि अनेक घटनाओं में नियम का अनुपालन न करने के बावजूद भी आसानी से अपराधी छूट जाते हैं। सड़क पर नशे में गाड़ी चलाने का अपराध माना गया है, लेकिन दारू की दुकान महामार्गों के नज़दीक आधे किलोमीटर पर उनको परमिशन दी जाती है, तो इससे संभावना और भी बढ़ जाती है। स्कूल और कॉलेजों में बच्चों के लिए निर्धारित आयु से पहले गाड़ी चलाने की अनुमति दी जाती है। पुणे में पोर्शे कार एक्सीडेंट का एक बहुत बड़ा मामला सामने आया है, जिससे कम उम्र की आयु के बच्चे ने नशे में गाड़ी चलाकर कई लोगों को कुचला था। मेरी मांगे ये हैं कि महामार्ग के नज़दीक बार और दारू बेचने की परमिशन होनी नहीं चाहिए। नशे में ड्राइविंग और हार्श ड्राइविंग पर कठोर दंड होने चाहिए। एआई आधारित स्पीड डिटेक्शन सिस्टम, ब्रेथ एनालाइजर, सीसीटीवी का व्यापक विस्तार होना चाहिए। एक्सप्रेस हाईवेज का सड़क सुरक्षा ऑडिट होना चाहिए। सड़क दुर्घटना में पीड़ितों को और परिवारों को तत्काल पर्याप्त मुआवजा मिलना चाहिए। स्कूल कॉलेजों में व्यापक जनजागृति होनी चाहिए। ये आजकल एआई टेक्नोलॉजी और एडवांस सीसीटीवी मशीनरी का इस्तेमाल। श्रीमान अशोक सिंह जी, श्रीमान संजय राउत जी, श्रीमान गोविंद भाई लालजी भाई ढोलाकिया जी। माननीय सभापति महोदय, मैं श्लोक से शुरुआत करता हूँ। प्रयाण काले मनसा चले न भक्त्या युक्तो योग बले न चैव भ्रुवोर मध्ये प्राणमावैश सम्यक सतम पुरुष परम पुरुषेति दिव्य। माननीय सभापति महोदय, मैं आज इस सदन के माध्यम से करोड़ों भारतीयों की भावनाओं को स्वर देने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं भारत सरकार से विनम्र आग्रह करता हूं कि राष्ट्र निर्माण में अद्वितीय योग देने वाले पद्म भूषण एवं पद्म विभूषण श्री रतन टाटा जी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मान किया जाए। श्री रतन टाटा केवल एक उद्योगपति नहीं थे, वे भारतीय उद्यम जगत के नैतिक मार्गदर्शक थे। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि ईमानदारी और सफलता एक साथ चल सकते हैं। वैश्विक व्यापार की चुनौतियों के बीच भी उन्होंने टाटा मूल्यों के कभी समझौता नहीं किया। टाटा ट्रस्ट के माध्यम से उन्होंने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा कैंसर अनुसंधान, शिक्षा और ग्रामीण विकास के लिए समर्पित किया। उन्होंने हाशिए पर खड़े नागरिकों के जीवन में उजाला फैलाया। 26/11 के आतंकी हमलों के दौरान पीड़ितों के प्रति उनकी संवेदनशीलता और अटूट साहस ने देश को प्रेरित किया। सामान्य लोगों के लिए सस्ती कार का सपना हो या नए स्टार्टअप के दिया गया प्रोत्साहन हो, ये हमेशा कल के भारत के निर्माण में निवेशित रहे। श्री रतन टाटा जी को भारत रत्न देना मात्र एक व्यक्ति का सम्मान नहीं,
बल्कि राष्ट्र प्रथम की उस भावना का सम्मान होगा जिसे उन्होंने जीकर दिखाया। यह हमारी युवा पीढ़ी के लिए एक संदेश होगा कि चरित्र, विनम्रता और सेवा ही सफलता के वास्तविक मानक है। अतः मैं आपके माध्यम से माननीय सरकार श्री से यह विनम्र अनुरोध करता हूं कि इस प्रस्ताव पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाए। धन्यवाद माननीय महोदय श्री, धन्यवाद। डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी जी। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। नर्मदे हर में माननीय सभापति महोदय, में शून्यकाल के माध्यम से सरकार एवं सदन का ध्यान एक अत्यंत गंभीर एवं संवैधानिक विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यह विषय हमारे देश के सामाजिक न्याय व्यवस्था से जुड़ा है और विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के अधिकारों से संबंधित है। माननीय सभापति महोदय, देश और लगभग सभी राज्यों के विभिन्न सरकारी विभागों में आउटसोर्स और संविदा के माध्यम से की जा रही सरकारी कर्मचारी भर्ती प्रक्रिया में अनुसूचित जाति, आदिवासी भाइयों और बहनों तथा पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15 एवं 16 की भावना के विपरीत है। इन नियुक्तियों में आरक्षण व्यवस्था नहीं है, जो कि सदन एवं देश के लिए चिंता का विषय है। माननीय सभापति महोदय, आज स्थिति यह है कि सफाई कर्मी, डेटा एंट्री ऑपरेटर, सुरक्षा गार्ड, तकनीकी सहायक, यहाँ तक कि क्लर्क और इंजीनियरिंग जैसे पद भी आउटसोर्स या ठेके के माध्यम से भरे जा रहे हैं, जहाँ न आरक्षण है, न पदोन्नति है, न सामाजिक सुरक्षा है, न ही रोजगार की स्थिरता है और न ही आजीविका की स्थायी गारंटी है। माननीय सभापति महोदय, देश के युवाओं के भविष्य की चिंता करना हमारा नैतिक दायित्व है। संविदा एवं आउटसोर्स या ठेका पद्धति देश में बंद होना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, इसका सीधा प्रभाव हमारे अनुसूचित जाति एवं आदिवासी युवाओं पर पड़ रहा है। वे न तो स्थायी रोजगार पा रहे हैं और न ही उन्हें आरक्षण का लाभ मिल पा रहा है। इसलिए इन वर्गों में निराशा एवं चिंता व्याप्त है। यह स्थिति न केवल सामाजिक न्याय की भावना के विपरीत है, बल्कि हमारे देश की यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के विजन के विपरीत भी है, क्योंकि उनका एक ही सिद्धांत है, अंत्योदय और अंत्योदय। माननीय सभापति महोदय, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एवं अनुसूचित जनजाति आयोग ने भी अपनी वार्षिक रिपोर्ट में यह बार बार चिंता व्यक्त की गई है कि आउटसोर्स और संविदा की नियुक्तियों में आरक्षण की व्यवस्था लागू नहीं हो रही है। मैं माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से सरकार से यह आग्रह करता हूं कि आउटसोर्स और संविदा भर्ती प्रक्रिया में SC, ST और OBC वर्ग के लिए आरक्षण अनिवार्य रूप से लागू किया जाना चाहिए। वर्तमान में चल रही ऐसी सभी भर्तियों की भी समीक्षा की जाना चाहिए। इस विषय पर एक उच्च स्तरीय संसदीय समिति का भी गठन किया जाना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं, सरकार से भी निवेदन करता हूं कि देश में आउटसोर्स और संविदा की भर्ती पर आरक्षण व्यवस्था लागू होना चाहिए, ताकि हमारे भारत के भावी युवा पीढ़ी पर इसका निराशाजनक असर न पड़े और वो अपना भविष्य सुरक्षित माने। इतना ही मेरा आग्रह है और निवेदन है। जय हिंद, नर्मदे हर। प्रोफेसर मनोज कुमार झा जी। श्रीमती संगीता यादव जी। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे 0 आवर में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करती हूं और सदन को प्रणाम करती हूं। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार, विशेष रूप से कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय को प्रशासन गांव की ओर अभियान जैसे संवेदनशील और दूरदर्शी पहल के लिए हार्दिक बधाई देती हूं। यह अभियान प्रशासन को गाँव तक ले जाकर सुशासन को आम नागरिकों के और निकट लाने का एक सराहनीय प्रयास है। माननीय सभापति महोदय, आज देश में सुशासन की जो नई संस्कृति विकसित हुई है, उसका श्रेय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को जाता है। उनके मार्गदर्शन में लगातार सरकार यह प्रयास कर रही है कि शासन केवल दफ्तरों तक सीमित न रहे, बल्कि सीधे जनता के द्वार तक पहुँचे। प्रशासन गाँव की ओर इस जन केंद्रित सोच का प्रतिबिंब है, जिसमें पारदर्शिता, जवाबदेही और जन भागीदारी को प्राथमिकता दी गई है। माननीय सभापति महोदय, यह पहल विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो सामाजिक संकोच, जानकारी के अभाव तथा प्रशासनिक प्रक्रियाओं की जटिलता के कारण अपनी समस्याएं सामने रखने में
हिचकिचाती हैं। ऐसे में यह अभियान उनके लिए संवाद, विश्वास और सहभागिता का एक सशक्त माध्यम बन सकता है। इस पहल को और प्रभावी बनाने के लिए मैं सरकार से कुछ आग्रह करना चाहती हूँ, कुछ निवेदन करना चाहती हूँ। मैं ये सुझाव देना चाहती हूँ कि महिला शासन सहयोगी की व्यवस्था की जाए, जिसके अंतर्गत स्नातक तथा स्थानीय स्वयं युवतियों को प्रशिक्षित कर पंचायतों के साथ जोड़ा जाए, ताकि वह प्रशासन और ग्रामीण महिलाओं के लिए सूचना सेतु के रूप में कार्य कर सकें। इसके साथ ही मिशन विश्वास नाम से एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया जा सकता है, जिसके अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं को प्रशासनिक प्रक्रियाओं, शिकायत निवारण तंत्र और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए प्रशिक्षण मॉडल तैयार किए जा सकते हैं। इन मॉड्यूल्स में सरल और स्थानीय भाषा का प्रयोग किया जाए, ताकि महिलाएं सहज रूप से जानकारी प्राप्त कर सके। माननीय सभापति महोदय, इसके अतिरिक्त स्थानीय स्तर पर महिला अधिकारियों और स्वयं सेविकाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करके भी इस योजना का लाभ गांव-गांव तक पहुंचा सकते हैं। महिला केंद्रित शिविरों का आयोजन किया जाए, गोपनीय एवं सरल शिकायत व्यवस्था विकसित की जाए तथा डिजिटल और ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यमों का उपयोग किया जाए, ताकि अधिक से अधिक महिलाओं को की पहल पहुंच सके। अतः माननीय मंत्री से मैं आग्रह करती हूँ कि इन सुझावों पर विचार किया जाए। इस पहल को एक सतत महिला संवेदनशील और परिणाम देने वाली प्रक्रिया के रूप में विकसित किया जाए, ताकि ग्रामीण महिलाओं का विश्वास प्रशासन में और अधिक सुदृढ़ हो और उनकी भागीदारी बढ़े। इससे सुशासन की अवधारणा वास्तव में जमीनी स्तर पर साकार होगी और 2047 तक भारत को विकसित बनाने में महिला का एक भूमिका भी। जावेद अली खान जी, डॉक्टर अजीत माधवराव कोपचड़े जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आज इस सदन के में अत्यंत विनम्रता के साथ एक महत्वपूर्ण विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। देश में जाली भारतीय मुद्रा का धीरे धीरे बढ़ता प्रसार, विशेषकर 200, 100, 50 और 20 जैसे छोटे मूल्य वर्ग में यह जाली नोट अब छोटे शहरों, कस्बों, गांवों और स्थानीय बाजारों में चुपचाप फैल रहे हैं, जिससे आम आदमी को नुकसान उठाना पड़ रहा है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दृढ़ साहसिक और दूरदर्शी नेतृत्व को नमन करता हूं। वर्ष 2016 में उच्च मूल्य वर्ग की मुद्रा को प्रचलन से हटाने का ऐतिहासिक निर्णय केवल एक आर्थिक कदम नहीं था, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने वाला एक महत्वपूर्ण निर्णय भी था। माननीय सभापति महोदय, आज जालसाजों की रणनीति बदल गई है। अब बड़ी मात्रा में नहीं तो बल्कि छोटी छोटी संख्या में जाली नोट बाजार में डाले जा रहे हैं। इसका सबसे अधिक नुकसान गरीब, किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, मध्यम वर्ग को होता है, जो आज भी नगद लेन देन पर निर्भर है। सबसे दुखद स्थिति तब होती है जब कोई ईमानदार नागरिक अनजाने में जाली नोट लेता है और जब वह उसे बैंक या पुलिस को देता है तो उसका पूरा पैसा जब्त हो जाता है। माननीय सभापति महोदय, मैं इसके सदन को ये बोलना चाहता हूं कि ईमानदार नागरिक को अगर सुरक्षा देनी हो तो यदि कोई नागरिक खुद नकली नोट की सूचना दे तो उसे नुकसान न हो। सरकारी कोष से उसे 100% रिफंड मिले, ताकि लोग बिना डरे रिपोर्ट करें। सूचना देना ये भी नागरिक का धर्म है। नकली नोट की जानकारी देना हर भारतीय का संवैधानिक कर्तव्य बने। इसके लिए बैंकों में बेहद सरल और तेज रिपोर्टिंग सिस्टम हो। एक देश और एक जांच। जाली नोट केवल स्थानीय अपराध नहीं बल्कि देश की सुरक्षा का मामला है। इसकी जांच केवल गृह मंत्रालय की केंद्रीय एजेंसी करे, ताकि इस नेटवर्क का अंत हो। सुरक्षा एजेंसियों का भी संगम इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। आरबीआई, एनआईए और ईडी की एक स्थायी टास्क फोर्स बने। ये तीनों मिलकर पैसे के पीछे छिपे असली चेहरों को और आतंकियों को बेनकाब करे। हर दशक में नए नोट अगर आते हैं, जालसाजों से 2 कदम हमें आगे रहने के लिए हर 8 या 10 सालों में नोटों के सुरक्षा फीचर्स, जिसे हम सिक्योरिटी फीचर्स बोलते हैं, वो बदल जाए। कठोरतम दंड जाली नोट के धंधे को देशद्रोह और संगठित राष्ट्रीय अपराध माना जाए। इसकी सजा इतनी सख्त हो कि कोई दोबारा ऐसा करने की हिम्मत न करे। और स्मार्ट डिजिटल बॉर्डर, सीमाओं पर एआई और आधुनिक स्कैनिंग हो। मुझे विश्वास है सभापति महोदय, आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के सशक्त नेतृत्व में सरकार इस चुनौती का प्रभावी समाधान निकालेगी और इस जालसाजी नेटवर्क का
पूरी तरह से खत्म करके इस सशक्त राष्ट्र को महासत्ता की ओर लेके जाने का एक अच्छा कदम होगा। गरीबों का फायदा होगा, दुकानदारों का फायदा होगा, छोटे मध्यम वर्गीय लोगों का फायदा होगा और हमारा देश खुशहाली की तरफ जाएगा। डॉक्टर जॉन धन्यवाद। पिल्टास, डॉक्टर संदीप कुमार पाठक, श्रीमान शक्ति सिंह गोहिल जी, श्रीमान प्रमोद तिवारी जी, डॉक्टर फौसिया खान जी, डॉक्टर मीनाक्षी जैन जी। I wish to draw attention to the rampant smuggling and theft of our national heritage that is posing a real threat. All former colonies have had the painful experience of symbols of their cultural heritage being taken to the land of the colonizer. India is no exception. Recently we heard of the Piprava relics, the remains of Buddha. They were unearthed from Uttar Pradesh in 1898, and a major portion of them have been taken to England by the excavator at that site. After independence, smugglers have posed a serious challenge to our cultural heritage. Icons and images are stolen from shrines and archaeological sites and sold to museums and art galleries abroad. Smugglers sometimes also gift these items, these stolen items, to earn goodwill and protection. Though UNESCO Convention seeks to prevent a thriving market in antiquities, it cannot be regarded a great success. Given the money involved, museums and galleries are reluctant to return the artifacts. They demand proof that the artifacts were stolen. In a small number of cases where the proof was provided, the items were returned. What then constitutes proof? It could be photographs of the objects in their original setting, or maybe a temple or archaeological site. Given that the literary heritage of India is being digitalized, mapping of heritage sites and their holdings could be presented as proof of their ownership and mitigate the threat to our civilizational heritage. Stolen arts, stolen images, artifacts, images are now called heritage crimes. Among the most notable images that have returned home is the tracking of the journey of a Natraj from a village in Tamil Nadu to finally England. This is called the Simon Norton Natraj. He was the last owner. I think that given the seriousness of the situation, may we request the Honorable Minister to initiate mapping of heritage sites and their contents. Thank you, sir. श्रीमती माया नरोलिया जी।
माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी, माननीय सदस्यगण, भारत की T20 क्रिकेट टीम ने कल दिनांक 8 मार्च 2026 को अहमदाबाद में ICC पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के फाइनल में न्यूजीलैंड को पराजित कर तीसरी बार T20 विश्व कप चैंपियनशिप बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। भारतीय क्रिकेट टीम की इस जीत से पूरे देश में उत्साह और खुशी का वातावरण है। भारतीय खिलाड़ियों ने पूरे टूर्नामेंट के दौरान अनकुरणीय कौशल, दृढ़ संकल्प, अनुशासन, टीम वर्क का अनूठा प्रदर्शन किया है। अपनी जीत से उन्होंने देश भर के लाखों युवाओं को बड़े सपने देखने और खेल में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया है। ये सभा भारतीय क्रिकेट टीम को इस बड़ी उपलब्धि पर बधाई देती है। कुछ विषयों कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचना हुई और पढ़ लेता हूँ। माननीय अध्यक्ष किसी भी सूचना नहीं की है। माननीय अध्यक्ष के खिलाफ अभी चर्चा नहीं, आज वो कहना है आज माननीय अध्यक्ष पूछ रहा हूँ कि अगर माननीय अध्यक्ष के खिलाफ नहीं बिल्कुल नहीं, माननीय अध्यक्ष के खिलाफ आप बैठ जाएं, आप सब लोग बैठ जाएं, कृपया आप लोग बैठ जाएं, कृपया आप बैठ जाएं, नहीं बैठ जाइए, कृपया नहीं बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाएं, कृपया। देखिए कौन सा नियम आप बता रहे हैं, वो नियम नहीं है। आप मेरी बात सुनिए, कोई नियम नहीं है। अगर अध्यक्ष आज होनी है, इसलिए मैं अध्यक्ष के अनुमति से स्थगन प्रस्ताव को खारिज करता हूं। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 3 श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। Honorable Chairperson sir, with your kind permission, on behalf of my colleague Shri Pankaj Chaudhary, I rise to lay on the table of the House papers pertaining to Ministry of Finance mentioned against his name at serial number 3 as per today's revised list of business. Thank you sir. आइटम नंबर 4 श्री नित्यानंद राय जी। महोदय, मैं आज की कार्यसूची में क्रमांक संख्या 4 पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लेखित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूँ। नंबर 5 श्री सुरेश गोपी जी। Respected Chairman sir, with your permission I rise to lay the papers on the table of the House listed against my name at serial number 5 in today's revised list of business. Thank you. आइटम नंबर 6 श्रीमती रक्षा निखिल खड़से जी। Respected Chairman sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House a copy of each English and Hindi of the paper shown against my name at serial number 6 in today's list of business. नंबर 7 श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। Honorable Chairperson sir, with your kind permission, on behalf of my colleague Dr. Sukanta Majumdar, I rise to lay on the table of the House papers pertaining to Ministry of Education mentioned against his name at serial number 7 as per today's revised list of the business. Thank you, sir.
आइटम नंबर 8 श्री हर्ष मल्होत्रा जी। आइटम नंबर 8। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आज की कार्यसूची में क्रमांक 8 पर मेरे नाम के सामने उल्लेखित पत्रों को सदन के पटल पर रखना चाहता हूं। नंबर 8 है श्री विजय कुमार दुबे जी। महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सम्मुख और सूचीबद्ध ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संबंधी अस्थायी समिति का 25वां, 26वां एवं 27वां प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी संस्करण में प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 8 बी श्रीमती हिमाद्री सिंह। Rise to lay on the table the 405 report Hindi and English version of the Standing Committee on Science and Technology, Environment, Forest and Climate Change as listed against my name at serial number 9A in today's order paper. आइटम नंबर 9 माननीय मंत्री श्री एस जयशंकर जी। कृपया एक मिनट कृपया मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि माननीय विदेश मंत्री जी का वक्तव्य आ रहा है। कृपया आप लोग अपनी अपनी सीट पर चले जाएं। एक महत्वपूर्ण विदेश मंत्री का वक्तव्य आ रहा है। आप लोगों से आग्रह करूं, पूरा देश देख रहा है। Entire nation is watching to your conduct. Now foreign minister he wanted to give a statement on foreign policy. आप कृपया, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप क्या कर रहे हैं? विदेश मंत्री जी का वक्तव्य आना है। कम से कम आप जो मांग कर रहे हैं शायद उसका उत्तर मिल जाएगा। माननीय मंत्री जी का स्टेटमेंट आ रहा है। मैं आप सबसे आगे, आप अपने लोग समझाइए। केसी वेणुगोपाल जी, आई विल रिक्वेस्ट दैट यू must ask to your members they should vacate the well. Then मिनिस्टर का स्टेटमेंट आ रहा है। माननीय विदेश मंत्री जी। Honorable Chairman sir, I rise to apprise this august House of recent developments in West Asia that are a cause of deep concern to all of us. As honorable members are aware, this round of conflict started on 28th February 2026. It has witnessed not only fighting between Israel and the United States on one side and Iran on the other, but also attacks on a number of Gulf states. There have been numerous casualties, including at the leadership level in Iran, as well as destruction of infrastructure in the region. At the very outset, government had issued a statement on 28th February expressing its deep concern and urging all sides to exercise restraint, avoid escalation, and prioritize the safety of civilians. We believe, and we continue to believe, that dialogue and diplomacy should be pursued to de-escalate tensions and address underlying issues. It is also imperative that the sovereignty and territorial integrity of all states in the region be respected. Chairman sir, given the gravity of the situation, the Cabinet Committee on Security (CCS) met on 1 March under the chairmanship of the Honorable Prime Minister. It was briefed on the airstrikes in Iran and the subsequent attacks in several Gulf countries. The CCS was concerned over the safety and security of the Indian community in the region. It also focused on the implications for regional security and for economic and commercial activity. The committee was apprised of difficulties faced by Indian travelers transiting the region and by students appearing for scheduled examinations in this country. It directed all concerned ministries and departments to take appropriate measures to respond to these problems. Honorable Prime Minister continues to closely monitor developments, emerging developments, and relevant ministries are coordinating to ensure
effective responses. Chairman, sir, the conflict has continued to intensify and the security situation in the region has deteriorated significantly. We have noted that, in fact, the conflict has spread to other nations with mounting destruction and deaths. Normal life and economic activities in the entire region are visibly affected and in some cases have come to a halt. We therefore reiterated our call on 3 March for dialogue and diplomacy and spoke up for an early end to the conflict. I'm confident, sir, that the entire House joins me in expressing our sorrow at the loss of life. Honorable Chairman, sir, while any development that negatively impacts peace and security in the world is deeply troubling, this ongoing conflict is an issue of particular concern for India. We are a neighboring region and understandably have obvious stakes in West Asia remaining stable and peaceful. There are almost 1 crore Indian citizens who live and work in the Gulf nations. In Iran too, there are a few thousand Indians who are there for study and employment. The region is key to our energy security and includes many important suppliers of oil and gas. Chairman, sir, the Gulf is also a major trade partner, accounting for US dollars. आप लोगों से आग्रह है कि जो सवाल आप उठा रहे हैं उसी सवाल का जवाब सरकार की तरफ से विदेश मंत्री जी दे रहे हैं। अगर आपकी चिंता है कि भारत के लोग गल्फ में हैं, भारत के लोग ईरान में हैं, मिडिल ईस्ट में हैं, तो क्या कार्रवाई सरकार कर रही, आप क्या परिचय दे रहे हैं? अगर सरकार की तरफ से आपके उस चिंता का स्टेटमेंट आ रहा है, आपके इशूज पे स्टेटमेंट आ रहा है, तो मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग सदन को कृपया सुचारू रूप से चलने दें। आप सुनिए, माननीय विदेश मंत्री जी जो आप सवाल को उठाना चाहते हैं उसका जवाब दे रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं। आप सुनना नहीं चाहते, पहले से प्ले कार्ड लेके आए हैं। ये प्ले कार्ड लेके क्यों आए? कई बार अध्यक्ष जी ने कहा प्ले कार्ड लेकर के सदन में नहीं आया जा सकता, फिर भी आप तैयारी के साथ कि सदन को नहीं चलने देना। माननीय विदेश मंत्री। Chairman, sir, the Gulf is also a major trade partner, accounting for US dollars 200 billion almost annually of trade. The House is also aware that in the last decade there have been significant investments from the region into the Indian economy. Therefore, the serious supply chain disruptions and climate of instability that we perceive are indeed serious issues. Furthermore, these include attacks on merchant shipping, where Indian nationals often constitute a large proportion of the crews. We have sadly already lost 2 Indian mariners and 1 remains missing in such incidents. I know, sir, that the House joins me in condoling their deaths. Honorable Chairman, sir, government has been assessing the situation in West Asia continuously since the 12-day war in June 2025. We noted the indications of growing tension and cautioned the Indian community in Iran accordingly. On 5 January, Indian nationals were advised by the Ministry of External Affairs to avoid non-essential travel to Iran. Those already resident there were urged to register with the embassy, exercise due caution, and monitor embassy website and social media handles. A second advisory was issued on 14 January, reiterating the advice to avoid travel in even stronger. The Directorate General of Shipping Mumbai, in parallel, issued its own advisory on 14 January for Indian seafarers, asking them to follow embassy advisories and avoid unnecessary movement or shows. Recruitment and shipping companies were asked not to deploy or send Indian seafarers to Iran. Chairman, sir, reflecting our assessment of the evolving situation, the Indian Embassy in Tehran issued an advisory on 14 February
urging Indian nationals, including students, pilgrims, business persons and tourists, to leave Iran by all available means of transport, including commercial flights. They were asked to contact the embassy for any assistance and provided with 24/7 helplines. This was again reiterated in very strong terms through another advisory on 23 February. Some heeded these advisories and have left the country. However, many others have disregarded them and remain in Iran. We are also in touch with fishermen who operate out of Iran. This, sir, was the situation till 28 February 2026. Honorable Chairman, sir, once the conflict commenced, the Indian Embassy has facilitated the relocation of several Indian students in Tehran to places outside Tehran. An advisory update with emergency contact helplines was issued on 3 March. Similarly, facilitation was extended to pilgrims who were there in Iran for their internal movement. Indian nationals who were in Iran for business purposes were assisted to cross over to Armenia and to return home. The embassy in Tehran remains fully operational, I should say, in fact, on the highest alert. They are totally committed to supporting the Indian community in this difficult situation and in assisting Indian nationals who may wish to cross international borders. Where seafarers are concerned, the Directorate General of Shipping, through an order on 2nd March, constituted a quick response team for immediate response, coordination and support functions. This will function on a 24/7 basis. Honorable Chairman, sir, I would like to inform you that every Indian embassy in the region has similarly issued advisories. This is so with Israel, UAE, Bahrain, Qatar, Kuwait, Saudi Arabia, Iraq. Many of them did so on the 28th of February. Israel did it again on the 1st of March. Many of them again in the Gulf did it on the 5th of March. Saudi Arabia did it on the 8th of March. So this has been a continuous exercise. The MEA has set up a dedicated special control room to monitor the situation and respond to queries from those affected as well as their families. Our last update was issued on the 7th of March. Chairman, sir, I would like to inform the House through you that our diplomats are working hard to assist standard transit passengers in hubs like Dubai, Doha and Abu Dhabi. They have facilitated international border crossings for Indian nationals, including from UAE to Oman and from Qatar, Kuwait and Bahrain to Saudi Arabia. Wherever there has been a partial opening of airspace, we have approved and undertaken commercial flights, including non-scheduled flights, for the return of Indian passengers. Our estimate is that about 67,000 of our nationals have done so as a result. So, the Ministry of Civil Aviation has also put out figures for the last 3 days. On the 7th of March, there were a total of 51 inbound flights operated by Indian carriers, 49 on the 8th of March, and there are 50 flights planned for the 9th of March. Chairman, sir, throughout this period, government has maintained close contact with relevant countries. Honorable Prime Minister has personally spoken to the President of UAE, the Amir of Qatar, the Crown Prince of Saudi Arabia, the Crown Prince of Kuwait, the King of Bahrain, the Sultan of Oman, the King of Jordan, and the Prime Minister of Israel. In each case, we received assurances that the well-being of the Indian community will be the priority for the host government. I have similarly been in close touch with my counterparts in these countries. Insofar as the United States is concerned, we have maintained regular contacts through diplomatic channels. While attempts have been made, contacts with Iran at the leadership level are obviously difficult at this time. I have, however, spoken to Foreign Minister Arakchi on 28th of February and the 5th of March
We will continue this high-level conversations in the coming days. Sir, the House will also be interested in the issue of an Iranian vessel that is currently docked in Kochi. The Iranian side had requested permission on 28th February for 3 ships in the region to dock at our ports. This was accorded on 1st of March. IRIS Lavan actually docked on 4th March in Kochi. The crew is currently in Indian naval facilities. We believe that this was the right thing to do, and the Iranian foreign minister has expressed his country's thanks for this human gesture. So, in view of the implications of this conflict for our energy security, I also seek to address that particular concern. Government remains committed to ensuring that fully taking into account availability, costs and risks of the energy markets. For us, sir, the interest of the Indian consumer has and will always be the overriding priority. Where required, Indian diplomacy has supported the endeavors of our energy enterprises in this volatile situation. Honorable Chairman, sir, let me conclude by highlighting the 3 guiding factors of our approach. 1, India is in favor of peace and urges a return to dialogue and diplomacy. We advocate de-escalation, restraint, and ensuring the safety of civilians. 2, the well-being and security of the Indian community in the region is our overriding priority. We will continue to work with governments of the region towards that end. And 3, our national interest, including energy security and trade flows, will always be paramount. I'm confident, sir, that the government has the full support of this august House on this matter. I thank you. Thank you very much. I would request to my all member of parliament. Now you are raising some concern through your placards. You are raising issue of energy security. तो मेरा कहना कि अगर आप एनर्जी सिक्योरिटी की बात आपने उठाई है तो माननीय अभी विदेश मंत्री जी ने एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में सदन के माध्यम से सरकार की तरफ से आश्वस्त किया है। जहां तक भारतीय लोग हैं जो आप कह रहे हैं, इस प्ले कार्ड को दिखा रहे हैं, नीचे रखिए कि जो लोग विदेश में हैं, गल्फ में हैं, मिडिल ईस्ट में हैं, उनको किस तरह से लाया जा रहा है, पूरा डिटेल स्टेटमेंट दिया है। या तो केसी वेणुगोपाल जी, you have not heard what he has said. Already foreign minister has issued statements about your all subjects. Even you are not satisfied, if you may not be satisfied, you can raise this issue in business advisory committee for more discussion, for more debate. अगर आप इस विषय पे जो उठाना चाहते हैं, सदन की कार्रवाई ऐसे नहीं चलती। माननीय विदेश मंत्री जी ने कुछ विषय उठाया है। माननीय विदेश मंत्री जी ने अगर सारी बातों का जवाब दिया, आपको कुछ इसमें आगे है तो आप बिजनेस एडवाइजरी कमेटी पे इस पर चर्चा के लिए मांग कर सकते हैं, लेकिन आप सदन को बाधित कर रहे हैं। यू आर नॉट अलाउइंग दैट। माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर। चेयरमैन सर, सभापति महोदय, मुझे लगता है कि विपक्ष पार्टी खुद कंफ्यूजन में है। विपक्ष के लोगों को पता ही नहीं कि वो क्या करना चाहते हैं। सबसे पहले तो वो स्पीकर का खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का एक नोटिस देता है और वो नोटिस पेंडिंग है। उस समय वो दूसरा नोटिस देते हैं, फिर एडजॉर्नमेंट का। एक बेसिक डेकोरम होता है, संविधान का, इस सदन का रूल होते हैं। इन लोगों को कोई लेना देना नहीं इससे। जब स्पीकर का खिलाफ मोशन दिया, आप लोग ने नो कॉन्फिडेंस का रेजोल्यूशन दिया, और जब हम लोग तैयार हैं चर्चा करने के लिए, दूसरा मोशन लेके आने का क्या मतलब है? और जो आप बिना मतलब जो आवाज यहाँ उठा रहे, विदेश मंत्री ने इतना सुंदर से, व्यापक रूप से, अच्छी तरह से जो वक्तव्य दिया है, आप लोग सुनते नहीं है। आप लोग को सुनना नहीं है। I have never seen such irresponsible opposition party in my lifetime. This opposition party, the
does not understand the basic ethics of this house, the rules of this house. They don't understand the values of the Constitution. ये क्या चाहते हैं? आप लोग क्या एक परिवार, एक आदमी पूरा देश का महाराजा है क्या? इस देश में संविधान है, इस सदन में रूल है। आप लोग अपना ही दिया वाला रूल को नहीं मानते हैं। मैं कांग्रेस के जो थोड़ा सीनियर है, जो सीनियर इस हाउस में रहे, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, थोड़ा अंतरात्मा में झांक के देखिए, आप जो ये हरकत कर रहे हैं, ये इससे क्या भला हो रहा है देश का, और संसद का गरिमा को आप लोगों ने कितना गिराया है। अध्यक्ष महोदय, मैं खंडन करना चाहता हूँ और फिर से अनुरोध करता हूँ, जो प्रस्ताव आप लोगों ने लाया है, अनावश्यक जो प्रस्ताव लाया है, उस पे चर्चा करने के लिए हम लोग पूरा तैयार है। आप हिम्मत है तो अभी शुरू करो, हम लोग चर्चा के लिए तैयार है। माननीय सदस्यगण, जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है कि आज का जो मोशन आया है वो आपके द्वारा आया है और उसको खुद स्पीकर साहब ने स्वीकार किया और आज के एजेंडे पे है और सरकार उस पे चर्चा करने के लिए तैयार है। और आप नहीं, आखिर आपने इस बात को नहीं महसूस किया कि जो आज का एजेंडा है, आज का जो एजेंडा मिस्टर केसी वेणुगोपाल हु है who has given a notice, you have given a notice, I am not going to जस्ट योर अनमेरिड कि किस तरह, इसका मतलब आप सीरियस नहीं हैं। एक तरफ स्पीकर साहब ने आपकी नोटिस को स्वीकार कर लिया और ये कभी परंपरा नहीं हुई है, पहली बार हो रहा है कि जिस दिन से आपने नोटिस दिया है उन्होंने सदन की कार्रवाई में कहा कि मैं चेयर नहीं करूंगा। उन्होंने हाई मॉरल ग्राउंड पे जब तक इसका डिसीजन न हो जाए, जब तक इस पर डिस्कशन न हो जाए, तब तक वो चेयर नहीं कर रहे हैं और आप उसको चर्चा करने के लिए तैयार नहीं। ये नहीं चलेगा। ये कैसे होगा कि एक तरफ स्पीकर का इतना हाई मॉरल ग्राउंड हो, क्या नॉन ये आप Even it is your irresponsible behavior, मिस्टर केसी वेणुगोपाल। आज आपका मोशन है, अभी पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा है। मैं कहना चाहता हूं कि आज जिस एजेंडे पे मैं आपको अलाउ कर रहा हूं, एक तरफ आप कहते बोलने नहीं दिया जा रहा है, एक तरफ आप कहते बोलने नहीं दिया, मैं आपको बोलने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। या तो आप कहिए कि हमको नहीं बोलना है, या तो आपको जब आज आपका मोशन है आपको सदन में मैं आपको अलाउ करना चाहता हूं। नहीं, आप बैठ जाइए, आप सब लोग बैठ जाइए, आपका विषय है। मैं खुद अलाउ करने के लिए, तो आप खुद बोलना भी नहीं चाहते। सदन को जिस समय चाहेंगे जिस तरह से चलाएंगे। आपको चेयर अलाउ कर रहा है, चेयर आपको अलाउ कर रहा है। एक तरफ आपने, ये कोई सरकार के खिलाफ मोशन नहीं है, ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं है। आपने अपने हाउस के कस्टोडियन के खिलाफ, जिसके लिए इसके पहले मैं केसी वेणुगोपाल जी आपको कह देना चाहता हूँ, खुद आपके प्रधानमंत्री ने क्या कहा था, खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये कोई विषय जो है, ये विषय ऐसा है कि इसमें इस सभा की महान परंपरा रही है कि हम अध्यक्ष की सदा सहता पे उंगली नहीं उठा सकते, चाहे हम अध्यक्ष से सहमत हो या न सहमत हो। अध्यक्ष को उस कठिन स्थिति में काम करना पड़ता है और पक्षपात की भावना की विकट हो जाती है अध्यक्ष को उन सब से। लेकिन इसके बावजूद भी अध्यक्ष पे अगर उनकी सदा सहता पे उठाते हैं तो ये आप लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। ये खुद उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा। इसके बावजूद भी आप ये प्रस्ताव लेकर के आए हैं, तो इस प्रस्ताव पे मैं चर्चा करने की अनुमति दे रहा हूं। आप कृपया अपनी जगह पे बैठे, आप कृपया बैठे। क्या अपना जो आपका संकल्प है, जो आपका अपना संकल्प है, प्रस्ताव है, उसको नहीं उठाना चाहते हैं, नहीं उठाना चाहते हैं। जो आज का एजेंडा है उस पर आप नहीं बोलना चाहते। आखिर पूरे देश में ये एजेंडा आज पे है, आज का एजेंडा आपका है। इस एजेंडे पे आप अपने रिजोल्यूशन पे, जिसको
आज नियमों के अनुसार स्वीकार किया गया। चेयर आपको अनुमति दे रही। आखिर मिस्टर केसी वेणुगोपाल जी, आप अपने लोगों को कहिए, आप अपने लोगों को कहिए कि चेयर आपको अनुमति देने जा रही है। मैं पूरे जितना विस्तार से आप बोलना चाहेंगे, जितना विस्तार से आप बोलना चाहेंगे आप बोलेंगे, लेकिन ये नहीं है कि आप एक तरफ ऑनरेबल स्पीकर के खिलाफ आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर के आए। आज वो एजेंडे पे है और अभी पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं, और इसके बावजूद भी आप लोग इस सदन में दूसरा विषय लेकर के आ गए। अगर आप नहीं चाहते हैं अपना संकल्प उठाना, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ, मैं आप सब लोगों से मैं लगातार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये क्या कर रहे हैं, मैंने आप क्या कर रहे हैं। अगर मैं सदन की कार्रवाई को चलाना चाहता हूँ, मैं सदन की कार्रवाई को चलाना चाहता हूँ, और देश भी चाहता है कि अगर विपक्ष ने एक रिजोल्यूशन में आपने अपने स्पीकर के खिलाफ अगर कोई टेक्स्ट दिया है, अगर आप उनके खिलाफ अविश्वास लाना चाहते हैं तो आप इस पर चर्चा करिए। नहीं, आप मोहम्मद जी आप अंदर जाइए, मैं चाहता हूँ आप लोगों को बुलवाना, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप चाहते हैं इस पे, तो मैं सदन की कार्रवाई को 3 बजे तक के लिए स्थगित कर रहा हूँ।